हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 17 अगस्त और आज हम 17 अगस्त का करंट अफेयर्स अच्छे से डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको फिर बता देना चाहूंगा दोस्तों, ये है ऑपरेशन सीरीज और इसमें हम हर क्वेश्चन को जो है क्या करते हैं, बेहतर तरीके से स्टैटिक जीके के साथ जोड़कर देखते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आज का जो हमारा सेशन रहेगा ये पूरा दोस्तों एमसीक्यू पर रहेगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जिसको हमने अभी तक जो पढ़े थे वो भी, प्लस आज के भी जो करंट अफेयर्स है उनको भी हम एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में देखेंगे। ठीक है, रोज हमारा क्रम रहता है दोस्तों क्या, जिसमें हम पहले करंट अफेयर्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं, फिर हम कल का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। लेकिन आज हम आज के भी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ दोस्तों कल के भी ऑब्जेक्टिव जो थे इन दोनों को साथ लेकर चलेंगे और साथ में दोनों जितने भी आयाम रहेंगे इनके उन सबको अच्छे से यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, चलो सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से और इसी से हमारी शुरुआत करते हैं आज की। चलो देखो दोस्तों, पहला क्या दिया है, किस राज्य की सरकार ने एक दिन मासिक धर्म होने पर अवकाश कर दिया गया है। यदि किसी विद्यालय में किसी मासिक धर्म से संबंधित कोई गतिविधि किसी विद्यार्थी के साथ हुई है तो ऐसी स्थिति में वहां बहुत अड़चने आती है, बहुत परेशानियां होती है। इस बात को बहुत महत्व देकर यहाँ उड़ीसा की सरकार ने दोस्तों क्या किया है, यह कदम उठाया है कि यदि इस प्रकार की कोई स्थिति होगी तो एक दिन की क्या रहेगी दोस्तों, छुट्टी रहेगी। एक दिन का क्या रहेगा, अवकाश रहेगा। बहुत अच्छी पहल है। इस पहल को सच में दोस्तों सोचने वाली बात है। ये एक अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है क्योंकि कई बार परेशानियां होती है जो आप देखते ही हो। तो ये सारी बातें जो है याद रखना यहाँ पर उड़ीसा सरकार। इस प्रकार से प्रश्न बनते भी है दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न बनते भी हैं। एक अच्छा विषय है, सामाजिक विषय है जो ध्यान में रखना आवश्यक भी है। और यहाँ पर उड़ीसा की सरकार ने इस बात को महत्व दिया और वहां पर जो है इसका पालन किया है और एक दिन की अवकाश इसने छुट्टी रखी है यहाँ पर। ठीक है, चलो अगला है दोस्तों, अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों हाल ही में जो अग्नि मिसाइल जो थे उनका जिन्होंने शुभारंभ किया था, जिसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनका निधन हो चुका है। तो यहाँ पर उनसे संबंधित प्रश्न भी बन सकते हैं। तो हाल ही में मतलब जो कल ही जो है इनका निधन हुआ है और ये है डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। और डॉक्टर राम नारायण जी जो अग्रवाल है, इन्होंने अग्नि मिसाइल के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब 1983 में अग्नि मिसाइल का काम चल रहा था दोस्तों, शुरू हुआ था, उसी समय से ये व्यक्ति जो है इन्होंने अग्नि मिसाइल जो है इसके निर्माण में अपनी क्या बनाई है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ से इस प्रकार से यदि प्रश्न बने तो आप समझना। फिर बात समझते हैं दोस्तों अग्नि मिसाइल की। अग्नि मिसाइल क्या है दोस्तों, यह मध्यम दूरी से इंटर कॉन्टिनेंट जो हमारे क्षेत्र है वहां पर मार करने में क्या है, सक्षम है। ठीक है, ये क्या करती है दोस्तों, एक टारगेट करती है। ठीक है, पहले से इसको क्या कर दिया जाता है, टारगेट कर लिया जाता है कि कहाँ पर जो है निशाना मारना है। इस प्रकार की ये बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये भी यहाँ पर याद रखना। और यहाँ पर वर्तमान में 5 हैं। कितने इसके संस्करण है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, सॉरी अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। सारी बातें यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, मारक क्षमता इसकी क्या है, मध्यम से अंतर महाद्वीपी तक, मतलब जो इंटर कॉन्टिनेंट हमारे आसपास के जितने कॉन्टिनेंट है, ये जितने सब कॉन्टिनेंट है, इनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छे से इसके माध्यम से कवर कर सकते हैं। तो अग्नि हमारे लिए बहुत क्षमता वाली बात है, हमारी शक्ति को बढ़ाती है दोस्तों। अगर हम इसको सैन्य रूप में देखें तो यहाँ पर देखो इसके प्रकार कितने हैं। अग्नि 1, देखो ये क्या है, यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, मैंने आपको बताया है। और मारक क्षमता है इसकी दोस्तों 700 से 1200 किलोमीटर तक। 700 से 1200 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है कौन सी, अग्नि 1। फिर करते हैं दोस्तों अग्नि 2। अग्नि 2 है, इसकी मारक क्षमता है दोस्तों कितनी, 2000 से 3000 किलोमीटर तक। अग्नि 2 2000 से 3000 किलोमीटर तक क्या कर सकती है, वार कर सकती है, क्षमता है इसकी। ठीक है, फिर अग्नि 3 की मैं बात करूं तो ये 3500 से 5500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। किसकी दोस्तों, अग्नि 3 की। लेकिन अगर आप अग्नि 4 की देखोगे तो इसकी केवल 3 और 4000 किलोमीटर तक की क्षमता है। लेकिन अग्नि 3 की क्या है दोस्तों, 3500 से 5500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। ठीक है, यह क्या है, ये मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, डायरेक्ट जो है यहाँ पर मध्यम दूरी के माध्यम से अगर आपको इसके माध्यम से यही यदि कहीं किसी क्षेत्र में आक्रमण करना है या कहीं टारगेट करके छोड़ना है तो दोस्तों पहले से इसको क्या किया जाता था, डिजाइन किया जाता है। ठीक है, फिर ऐसा निर्धारित किया जाता है एक लक्ष्य और फिर वहीं पर जो है क्या करती है, सटीक रूप से क्या करती है, जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इसका एरिया ऐसा रहता है, ये इस प्रकार से इसे फाइट करती है। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अग्नि 5।
अग्नि 5 जो है यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपण यास्त्र है और ये दोस्तों कितनी क्षमता है इसकी, 5000 किलोमीटर। 5000 किलोमीटर तक जो है इसकी क्षमता है अग्नि 5 की। और हाल ही में अगर देखा जाए तो 5000 ही हमारी सर्वोच्च जो है मारक क्षमता इसी की है, अग्नि 5 की। ठीक है, फिर ये भी याद रखना दोस्तों, परीक्षण कब कब हुआ था, तो 4 नवंबर 1999 में इसका परीक्षण हुआ, फिर 2001 में हुआ, 4 में हुआ। ये बेसिक बातें थी जो आपको इसके बारे में याद रखनी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप यहाँ पर क्या कर लेना, याद रख लेना। अगला बिंदु है दोस्तों हमारा यहाँ पर, भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। ये हमने कल ही हमारे क्वेश्चन देखे थे और उस क्वेश्चन में मैंने ये एक बिंदु नॉर्मली आपको पता ही है, 15 अगस्त को ये मनाया जाता है। और कौन से क्रम का मनाया गया, 77 कंप्लीट हो गया है और ये 78 है। ठीक है, फिर इसकी थीम याद रखना दोस्तों, थीम क्या है, थीम है विकसित भारत। विकसित भारत जो है इसकी क्या है, थीम है। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखना है। एक बात और याद रखना है दोस्तों, आपने @2047 वाला जो कॉन्सेप्ट सुना होगा, विकसित भारत @2047। मतलब दोस्तों 2047 में भारत के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और भारत चाहता है कि हम 2047 तक विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर लौटे। कहां पर पहुंचे दोस्तों, विकसित अर्थव्यवस्था पर। तो यहाँ पर यह बात भी याद रखना, और उद्देश्य क्या है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको $30 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। ठीक है, ये बिंदु है, आपको याद रखना है। ये सारी बातें जो है मैंने आपको बता दी है। फिर बात करते हैं दोस्तों, भारत में रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। दोस्तों हाल ही में 2 स्थल तमिलनाडु के व 1 स्थल है मध्य प्रदेश का। इस प्रकार 3 नए स्थल और ऐड कर दिए गए हैं। और पहले कितने थे दोस्तों, 82 और अब कितने हो गए, 3 + 8 हो गए। तो यहाँ पर कितनी संख्या हो गई इनकी, 85 जो है यहाँ पर क्या हो गए, रामसर साइड हो गई है। आप बात याद रख लीजिएगा। रामसर एक जगह है दोस्तों ईरान की, कहाँ की है, ईरान की। और यहाँ पर 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था कि जो वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमि है, इनके संरक्षण के लिए हमें क्या करना है, कार्य करना है। इसे लागू किया गया था दोस्तों 1975 में। ठीक है, 1975 में ये लागू हुआ और फिर जो है हमारे यहाँ पर भी जो है इस प्रकार की जो है आर्द्र भूमियां देखी गई। और इस क्रम में अगर देखा जाए तो भारत में 3 और नई आर्द्र भूमि ऐड करके 85 जो है क्या हो गई, हमारे पास अब वेटलैंड्स हो चुकी है। ठीक है, कितनी हो चुकी है दोस्तों, 85 वेटलैंड्स। अब वो वेटलैंड्स कौन कौन सी है, तो देखो, नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, ये है दोस्तों तमिलनाडु में, याद रखना। और कक्षु वैली पक्षी अभ्यारण्य जो है ये भी तमिलनाडु में है। और तवा ये जलाशय जो है आप जानते हो, ये मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार इन तीनों का क्या है दोस्तों, यहाँ पर रामसर साइड में इन तीनों को शामिल किया गया है। और यहाँ पर आप देखोगे टोटल कितने हो गए हमारे पास, 85 जो है यहाँ पर सारी जो है रामसर साइट हो चुकी है भारत। फिर बात करते हैं दोस्तों, WHO ने किसे अंतरराष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित किया है। हाल ही में एक नया वायरस सामने आया है दोस्तों, एमपोक्स, जिसे मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, बच्चे इसमें ज्यादा प्रभावित होते हैं और यह वायरस ऐसे दाने कर देता है हाथ में, और कई बार तेज बुखार आकर जो है पेशेंट उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो हाल ही में अफ्रीका के एक शहर है दोस्तों कांगो, जहाँ पर पहले ये देखा गया है। और यह जो है अभी जो है WHO ने इसे क्या कर दिया दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय रूप से इसको क्या है, इमरजेंसी के रूप में घोषित कर दिया है। ठीक है, तो ये अफ्रीका में मिला है अभी, और कुछ यूरोप के स्थलों में भी ये देखा गया है। एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों, ये जो बंदर जो रहता है, बंदर यदि किसी व्यक्ति को काट लेता है और वो बंदर अगर संक्रमित है इस वायरस से, तो वो व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अगर, अब इंसान तो सारी जगह जा सकता है, घूम फिर सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखकर जो है किसने, यहाँ पर WHO ने इमरजेंसी से घोषित किया है, ताकि लोग जो है इससे अवेयर हो, जानवरों से थोड़ा दूरी बनाए, जिससे जो है इस वायरस पर नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, ये मंकी पॉक्स है। ठीक है, और ये वायरस है। ठीक है, और अब WHO के बारे में समझना दोस्तों, WHO क्या है, WHO जो है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों को संचालित करता है। आप जानते हो कोविड के टाइम में गाइडलाइन कौन जारी करता था, WHO। क्यों, क्योंकि दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो बहुत बड़ा एक इमरजेंसी था, महामारी थी, और ऐसी स्थिति में लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है, WHO की। तो यहाँ पर फिर से WHO ने मंकी पॉक्स को लेकर भी क्या है, अवेयर किया है। तो हम लोगों को इस बात की ध्यान हमें रखना पड़ेगी कि मंकी पॉक्स से भी हमें थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, WHO की स्थापना हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल 1948, ये बात आप जानते हो। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड जो है इसका हेडक्वार्टर है, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये बात भी आपको पता है। ठीक है, टेड्रोस
एडानोन जो है वो इसके क्या है, महाप्रमुख है, समूह महासचिव है। ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, CAS का मुख्यालय कहाँ पर है। CAS एक्चुअली में है क्या दोस्तों, ये है, फुल फॉर्म इसका समझ लो, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। कहानी समझना दोस्तों, अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक समाप्त हुए और इस पेरिस ओलंपिक में हमारी जो है सिल्वर पदक विजेता विनेश फोगट जो है, उन्हें 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में फाइनल खेलना था, लेकिन 100 ग्राम अतिरिक्त वजन होने की वजह से उन्हें क्या कर दिया है, बाहर कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में अब जो है एथलेटिक्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, इस कोर्ट के पास जाते हैं और न्याय की उनसे अपील करते हैं। तो हमारे जो है विनेश फोगट जी जो है, ये भी यहाँ पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में गए और यहाँ पर इन्होंने अपील की कि हमें जॉइंट सिल्वर दिया जाए या फिर हमें फाइनल क्यों नहीं खेला गया, इसकी हमें फाइनली जो है कुछ बात हमें बताई जाए कि क्यों हमारे साथ ऐसा किया गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, त्वरित रूप से उसका निर्णय देगा और हाल ही में इसने निर्णय दिया है जिसमें जो है विनेश फोगट को क्या कर दिया दोस्तों, अयोग्य साबित किया गया और उन्हें बाहर कर दिया गया। किसी प्रकार का उन्हें सिल्वर न जॉइंट सिल्वर कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये एक ऐसी संस्थान है जो एथलेटिक्स को क्या है, त्वरित रूप से उनको अपील की उनकी सुनवाई करने के लिए कार्य करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर याद रख लेना, हेडक्वार्टर है इसका लुसाने में। लुसाने कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ये याद रखना। फिर इसके साथ एक और बात याद रख लेना दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1983-84 में, ठीक है। 84 से इसने काम शुरू किया है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लेना। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये कहानी मैंने आपको पूरी बता दी थी। फिर बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया, जो P हरीश जी है, इन्हें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अभी जो है ये कहाँ पर राजदूत है दोस्तों, तो ये अभी जर्मनी के राजदूत है। अभी जर्मनी में ये राजदूत के रूप में भारत को क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। और थोड़े वक्त बाद संयुक्त राष्ट्र मतलब न्यूयॉर्क में भी ये क्या करेंगे दोस्तों, भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किए जाएंगे और वहां अपनी सेवा प्रदान करेंगे। ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर बात करते हैं दोस्तों, मुंबई सितंबर में ई गवर्नेंस के किस क्रम के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए तैयार हुआ है दोस्तों, 27 क्रमांक जो है, यह क्रमांक जो है 27 नंबर का जो है, ये जो है क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय सम्मेलन करेगा किसके संदर्भ में, ई गवर्नेंस के संदर्भ में। ई गवर्नेंस को महत्व देने के लिए प्रतिवर्ष जो है क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। लेकिन 27वां क्रम का जो है कहाँ पर होगा, ये मुंबई में महाराष्ट्र में होगा। इसमें जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित जितनी भी जो बातें हैं उनको सामने, उनके मुद्दे जो है उनको लाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ लोगों को अवेयर करने के लिए इस पर चर्चा की जाती है। ई गवर्नेंस जरूरी है, आप जानते हो दोस्तों, सारी बातें जो है आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, नेट के माध्यम से होती है। तो यहाँ पर इस विषय को भी आप अच्छे से याद रखना, 27 इसका क्रम है। फिर बात करते हैं दोस्तों, लंबी दूरी की ग्लाइडेड बम गौरव का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया, किसके द्वारा किया गया, डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या करता है दोस्तों, यह है जो भी रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ हथियार बनाने हो उसको निर्माण किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई, ठीक है। अब डीआरडीओ करता क्या है दोस्तों, ये क्या करता है, सेना को अपनी जो है अपने अनुसार कुछ यान बनाकर या कुछ भी ऐसे जो सेवा में दिए जा सके किसको, सेना को, और सेना इससे क्या कर सकती है, अपनी शक्ति को मजबूत कर सके, इस क्षेत्र में काम करता है डीआरडीओ। हाल ही में डीआरडीओ ने एक क्या बनाया दोस्तों, यहाँ पर बम बनाया, ग्लाइडेड बम, जिसका नाम है गौरव। गौरव क्या करेगा दोस्तों, लगभग 1000 किलोग्राम का ये जो है गौरव यान है एक, ठीक है। ये क्या करता है, टारगेट डिसाइड करेगा दोस्तों। और टारगेट डिसाइड कैसे करेगा, जीपीएस के माध्यम से। जीपीएस के माध्यम से जहां इसको टारगेट करना है वहां टारगेट करेगा और वहां पर क्या कर सकता है दोस्तों, ये स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है डीआरडीओ ने समर्पित कर दिया है देश की सेना को। और यहाँ पर 1958 में इसकी स्थापना हुई थी डीआरडीओ की। तो ये जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ द्वारा, ठीक है। ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। गौरव का संबंध किससे दोस्तों, तो ये क्या है, गाइडेड बम, ठीक है। आईसीएमआर जो है अंतरराष्ट्रीय भारतीय स्तर पर आप देखोगे आयुर्विज्ञान संस्थान जो है उसने, और दोस्तों पेनिसिया बायोटेक ने, इन दोनों ने मिलकर किस बीमारी के टीके पर कार्य किया गया है दोस्तों। कई बार आप देखते हो कई टीके अगर बचपन से या समय पर लगा दिए जाते हैं तो उस बीमारी से हमें क्या है, राहत मिल जाती है, ठीक है। लेकिन हाल ही में WHO ने दोस्तों पिछले 2 वर्षों से एक और अन्य बीमारी है जिसको क्या है, थोड़ा सीरियसली लिया है, और उसका नाम है डेंगू। डेंगू प्रति वर्ष जो है पिछले 2 वर्ष से इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे आईसीएमआर और पेनिसिया बायोटेक ने एक
अभी सिर्फ काम शुरू चल रहा है दोस्तों, अभी काम बस हुआ है, अभी परीक्षण चल रहे हैं लैब में, उसका तृतीय चरण चल रहा है किसका, डेंगू के वैक्सीन का, ठीक है, ताकि डेंगू को भी धीरे धीरे हम क्या कर सके दोस्तों, समाप्त कर सके, किसके माध्यम से, वैक्सीन के माध्यम से, ठीक है, ये बिंदु भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं भारत और इजराइल ने कहाँ जल प्रौद्योगिकी केंद्र की शुभारंभ किया है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास में जो है भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र की शुरुआत की है। जल को अच्छे से मैनेज किया जा सके, जल प्रबंधन को ध्यान में रखकर ही जो है यह निर्णय लिया गया है इजराइल की सरकार और भारत सरकार द्वारा। कहाँ पर किया जाएगा, आईआईटी मद्रास में किया जाएगा, इसको भी हमने कल अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ा था। फिर बात करते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश में पूर्ण राज्य का प्रस्ताव सदन में पास हुआ। दोस्तों पांडिचेरी एक फिर से ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है दिल्ली की तरह, जिसमें खुद की कैबिनेट और निर्णय होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया दोस्तों, अभी पूर्ण राज्य के प्रस्ताव का भी इन्होंने सदन पास कर दिया गया है, और यहाँ पर इनकी कहानी भी अब कैसी हो जाएगी, दिल्ली की तरह, क्योंकि यहाँ पर भी अब कैबिनेट और ये सारी जो मंत्रिमंडल की व्यवस्था पूरी तरीके से संचालित हो जाएगी, एक राज्य के रूप में ये क्या है, निर्मित कर दिया जाएगा, ठीक है। पांडिचेरी की स्थापना आप जानते हो 1674 में मार्टिन नाम के फ्रांसिस फ्रैंकलिन मार्टिन नामक एक व्यक्ति ने जो है करी थी, ठीक है। उपनिवेश रहा है दोस्तों, ये तो आप जानते हो फ्रांसीसियों का, ठीक है, और 1963 तक आते आते इसे यहाँ से मुक्ति मिली, फिर हमने इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया, और फिर जो है भारत ने हाल ही में ये किसे राज्य का दर्जा इसे दिया जा रहा है। इसके साथ साथ श्री अरविंद घोष, आपने सुने होंगे नाम, जिसका भारतीय दार्शनिक के रूप में जिनका नाम आप जानते हो श्री अरविंद घोष को, उनका संबंध भी पांडिचेरी से रहा है। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनका नाम है अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि का संबंध भी कहाँ से रहा है दोस्तों, पांडिचेरी से रहा है। तो इस प्रकार ये सारे प्रश्न हमने आज यहाँ पर देखे दोस्तों, इसमें लगभग सारे हमने आज एमसीक्यू फॉर्मेट में देखे। थोड़ा सा तबियत का मसला है, इस वजह से चीजें थोड़ी सी क्या है, आज हमने सारे एमसीक्यू के फॉर्मेट में देख लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों जुड़े रहिएगा, और कल फिर हमारे सेशन में हम मिलते हैं, और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।